नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से शिक्षण के स्तर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं शिक्षण के, उसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि इसके बीच में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बताया जाए वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इस वीडियो में शिक्षण के स्तर को हम डिस्कस करेंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना तथा उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। तो शिक्षण का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों को सीखने और उनके व्यवहार में यानी कि जो भी आज उनका व्यवहार है उनमें वांछित परिवर्तन लाना और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप विद्यालय में जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं आप एलकेजी में, यूकेजी में मान लीजिए, फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में। तो वहाँ पे आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, चाहे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ज्ञान का जो कोर्स होता है आपका वो बढ़ता है, सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ता है। तो इससे जो है आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। आगे हम बात करें तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। तो विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों के लिए देखिए अलग अलग, जैसे कि आप सभी को पता है कोर्सेज होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बीए है, बीएससी है, एमएससी है, एमए है, फिर उसके बाद से बीटेक है, एमटेक है, बीएफए, तमाम तरह के अलग अलग कोर्सेज है। तो इनको जो है आपको पढ़ाया जाता है और सभी का जो है अलग अलग उद्देश्य होता है। कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सिविल सर्वेंट बनता है। तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग जो है अपने उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु का ज्ञान जो है आपको दिया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा शिक्षण के बारे में। अब हम इसके स्तर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिग्गी महोदय के द्वारा शिक्षण अधिगम के 3 स्तर बताए गए हैं। और ये स्तर कौन कौन से हैं या ये लेवल कौन कौन से हैं, जैसे देखिए यहाँ पे स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरा जो है हमारा बोध स्तर जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। और जो लास्ट हमारा तीसरा नंबर पे है चिंतन अथवा मनन स्तर जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। अब एक एक करके इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा शिक्षण का स्तर है वो है आपका स्मृति स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की जो है शिक्षण व्यवस्था। और ये मॉडल किसने दिया है, हर्बर्ट का ये मॉडल है जिसको मेमोरी लेवल हर्बर्ट मॉडल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हर्बर्ट महोदय ने एक मॉडल के थ्रू बताने का प्रयास किया, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले इसमें एक इंद्रिय अनुदेशन तथा द्वि इंद्रिय अनुदेशन होता है, यानी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय के साथ जो अनुदेशन यहाँ पर बताया जा रहा होता है। और उसके साथ जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उस समय वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपेक्षाकृत जो है अपरिपक्व होते हैं। यानी कि जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, एलकेजी के बच्चे होते हैं, तो जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं या स्कूल में आते हैं तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और उनको जैसे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वैसे वो सीखते जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि पाठ्य वस्तु के सभी उद्देश्यों जैसे ज्ञान, अभिबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन को इस अवस्था पर प्राप्त करना संभव नहीं होता है। यानी कि इस एज में जहां पर बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और इस स्तर पे ज्ञान, अभिबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को जो है इस अवस्था में प्राप्त करना संभव नहीं है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले ले। अभिबोध यानी किसी चीज़ का उसको एग्जैक्ट नॉलेज हो, अनुप्रयोग यानी कि किसी भी चीज़ को वो प्रयोग करके सीख जाए, फिर विश्लेषण की किसी भी बहुत सारे डाटा का जो है वो अच्छे तरीके से विश्लेषण कर दे, डाटा को कलेक्ट कर ले और किसी भी चीज़ को जज कर ले यानी मूल्यांकन कर ले। तो ये सभी जो उद्देश्य है इनकी प्राप्ति जो है स्मृति स्तर पर नहीं हो पाती है, ये बताया जा रहा है। और देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि
इसलिए इन उद्देश्यों की सीमित रूप पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि इस स्मृति स्तर के शिक्षण के अंतर्गत जो है सीमित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान दिया जाता है। इस अवस्था में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का निम्नतम कौशल ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर तथ्यों संबंधी सूचनाओं को प्रदान करना, जैसे छोटे छोटे जो तथ्य होते हैं बेसिकली उनको ध्यान दिया जाता है कि बच्चे सीखे। जैसे मैंने बताया आप सभी को कि तथ्यों संबंधी सूचनाओं को प्रदान करना, जो तथ्य संबंधी सूचना होता है उनको बच्चों को प्रदान करना, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास करना, यानी कि किसी चीज को याद करके देर तक अपने मस्तिष्क में रखने की कैपेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करना। इसके साथ ही साथ विषय सामग्री को छात्रों के धारण और भंडार का अंग बनाना, यानी कि जो भी शब्द होते हैं, नॉलेज होती है, उनका भंडार उनके मस्तिष्क में बनाना। यहाँ पे क्या बताया गया, विषय सामग्री को छात्रों के धारणा भंडार का अंग बनाना। फिर उसके साथ तथ्यों का पुनः स्मरण करना, यानी कि कोई तथ्य उन्होंने अच्छे तरीके से याद कर लिया और पुनः जब जरूरत है तो उसको स्मरण करके उसका इस्तेमाल करना। उन्हें पहचानना तथा पुनर्उत्पादन करना, यानी कि किसी नॉलेज को हमने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट है, जब हमें उसकी ज़रूरत है, तब उसको हम पुनः क्या करें, प्राप्त कर सके अपने मस्तिष्क के द्वारा। इन सभी चीज़ों पे जो है बेसिकली फोकस किया जाता है स्मृति स्तर के शिक्षण स्तर पर। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए आगे देखते हैं इसमें देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इन्हीं उद्देश्यों को आधार मानकर ही अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है। जो कुछ अभी मैंने बताया स्मृति स्तर के शिक्षण स्तर पे किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, तो उन्हीं को आधार मानकर जो है अध्ययन सामग्री, यानी कि जो उन्हें अध्ययन करवाना है उनकी सामग्री को क्या क्या सामग्री होने वाली है और कौन से टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं स्मृति स्तर के शिक्षण में, तो उनका चुनाव करना, जिससे कि बालक का अधिकतम विकास किया जा सके। यानी कि सही अगर टीचिंग मेथड्स भी नहीं होगा, मान लीजिए कि स्मृति स्तर पे जब हम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं है, तो हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करें तो वहां पर वो इफेक्टिव नहीं होगा, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है सही टीचिंग मेथड्स का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है स्मृति स्तर के शिक्षण पद्धति पर। देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि इस अवस्था में बालक ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रत्यय, संरचनाओं, नियमों तथा तथ्यों संबंधी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्तर होता है हमारा जो स्मृति स्तर का शिक्षण, इसके अंतर्गत जो है बालक के ज्ञानात्मक विकास के लिए संरचनाओं, नियमों तथा तथ्यों संबंधी सूचनाओं को जो है ग्रहण कराया जाता है। और इस अवस्था में छात्र न तो सही अभिभूत और न ही सही संश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि संबंधी क्रियाएं सीख अथवा कर सकने में जो है समर्थ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मृति स्तर पर उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है, उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो अभी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, यानी कि अभी अभी स्कूल में जो है एडमिशन लेते हैं और धीरे धीरे उनको जो है सिखाया जाता है। तो यहाँ पे संरचनाओं से संबंधित ये है कि उनको फिगर या चित्र के माध्यम से किसी भी तथ्य को समझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उनके जो बच्चों की बुक होती है अल्फ़ाबेट के वर्ड बहुत छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ए दिया होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका फिगर, एप्पल मतलब से, उसका फिगर जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है कि बच्चे इसको विजुलाइज करके अच्छे तरीके से सीख सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पूरा मैनेज किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी बताया कि किसी भी तथ्यों को वो पुनः प्राप्त इसमें नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जिसको अभी वो सीख नहीं सकते स्मृति स्तर के शिक्षण स्तर में। और यहाँ पे यही सब कुछ बताया गया आप सभी को कि संश्लेषण, मूल्यांकन आदि संबंधी जो क्रियाएं हैं सीख अथवा कर सकने में जो है वो समर्थ होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इनके बारे में उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है और धीरे धीरे आगे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ये सभी चीज़ों को वो सीखने में समर्थ हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि स्मृति
स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे। अगला जो हमारा शिक्षण स्तर इसमें है वो है आपका अभिबोध स्तर, जिसको बोध स्तर भी कहा जाता है, और यह मॉरिसन का प्रतिमान है। इन्होंने अपने मॉडल के द्वारा इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और इसके साथ साथ इसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि मॉरिसन टीचिंग मॉडल पे आधारित है, इसको हम पूरे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है। तो अभी हमने देखा कि इस जो स्मृति स्तर का शिक्षण व्यवस्था था उसमें हम लोग जो है एक इंद्रिय या दो इंद्रिय का इस्तेमाल करते थे शिक्षण में, और इसके साथ साथ इसमें बहु इंद्रिय अनुदेशन का इस्तेमाल होता है, और इसमें बताया जा रहा है जिसमें ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय शामिल होते हैं। और अभिबोध शिक्षण स्तर पर अधिगम कार्यों के उद्देश्यों का संबंध मौखिक, लिखित, ग्राफीय सूचनाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्त करना तथा धारण करने से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अवबोध स्तर में, शिक्षण के अवबोध स्तर में जो है मौखिक, लिखित, ग्राफीय सूचनाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्त करना तथा धारण करना, इनको उद्देश्य में लेकर चलते हैं। बच्चे को मौखिक रूप से वो बोल सके, किसी चीज़ के बारे में अगर पूछा जाए वो अच्छे तरीके से लिख सके कॉपी पे, और जो ग्राफीय सूचनाएं हैं, जो चार्ट बने होते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ सके, उनकी व्याख्या कर सके, वर्गीकरण कर सके। कुछ बहुत संकुचित चीज़ है तो उसको अलग अलग डिफाइन करना हो तो वो भी कर सके, संक्षिप्त करना और धारण करने से होता है। तो यहाँ पे ये उद्देश्य होते हैं आपके बेसिकली अवबोध स्तर में, इन पर जो है काम किया जाता है इस शिक्षण स्तर पर। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इसमें। देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि उद्देश्यों में इस बात को ही महत्व दिया जाता है कि छात्र प्राप्त ज्ञान को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में भी सक्षम हो जाए। यानी कि छात्र के पास जो ज्ञान पहले से कंटेंट जमा है उसको वो तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में भी सक्षम हो जाए। ये जो है अवबोध स्तर के उद्देश्यों के अंतर्गत ये भी आता है। और इस शिक्षण में इस बात पर बल दिया जाता है कि छात्र धारण की गई अधिगम सामग्री के सामान्यीकरण से प्राप्त किसी नियम अथवा सिद्धांत को प्रस्तुत कर सके तथा सामान्यीकृत नियमों अथवा सिद्धांतों को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। यानी कि जो भी उसको कोई भी फॉर्मूला या मेथड सिखाया गया है उसे वो पुनः प्राप्त करके उसका इस्तेमाल सही समय पे कर सके। यहाँ पर उस पर भी जो है फोकस किया जाता है अवबोध स्तर में। यहाँ पर देखिए बताया गया है, जैसे मैंने बताया कि इस शिक्षण में इस बात पर भी बल दिया जाता है कि छात्र धारण की गई अधिगम सामग्री, यानी कि जो भी उसने सीखा है, टीचर्स जो भी बताएं जो उसने सीखा है, उसके सामान्यीकरण से प्राप्त किसी नियम अथवा सिद्धांत को प्रस्तुत कर सके। यानी कि जो भी उसने नियम सिद्धांत सीखा उसको सामान्यीकरण यानी कि आसान करके, सरल करके जो है प्रस्तुत कर सके तथा सामान्यीकृत नियमों अथवा सिद्धांतों को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। यानी कि अलग अलग परिस्थिति में जहां उसका इस्तेमाल करना है, जो सिद्धांत और नियम उसने सीखे हैं उसका वो प्रयोग कर सके। इस पर भी जो है काम किया जाता है अवबोध स्तर के शिक्षण में। अगला देखते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है आगे कि इस अवस्था में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को उच्चतम कौशल प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि अभी पहले आप जो है अच्छे तरीके से अभी संरचनाओं को समझते हैं, धीरे धीरे आप सीखते हैं स्मृति इस स्तर की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, और उसके बाद अवबोध स्तर का जो शिक्षण होता है उसके अंतर्गत जो है आप बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें उच्चतम कौशल आपको प्राप्त होता है, जिसमें आप लिखना, बोलना, पढ़ना, इसके साथ साथ आप नियम सिद्धांतों का इस्तेमाल करना और जो भी आपने सीखा है उनको पुनः प्राप्त करके इस्तेमाल करना, ये सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। इसलिए इसमें यह बताया जाता है कि शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को जो है उच्चतम कौशल प्राप्त होता है अवबोध स्तर में। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि आवर्धन एवं अनुप्रयोग प्रारंभिक शिक्षा स्तर की अपेक्षा यह उद्देश्य भिन्न अथवा उच्चतर स्तर के होते हैं स्मृति शिक्षण स्तर पर। देखिए स्मृति शिक्षण स्तर जो हमारा था इससे ये थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, इसमें बालक बहुत कुछ सीख जाता है, विद्यार्थी बहुत कुछ सीख जाता है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसका उद्देश्य थोड़ा सा उच्च होता है यानी कि हाई होता है, स्मृति स्तर के शिक्षण व्यवस्था से ज्यादा होता है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अवबोध जो अवबोध शिक्षण स्तर है हमारा, शिक्षण का अवबोध स्तर, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। इसमें
अब हम इसमें देखेंगे तीसरे नंबर पे चिंतन स्तर, यानी शिक्षण का जो चिंतन स्तर होता है। देखिए शिक्षण जो है 3 स्तर पे किया जाता है। पहला आपका जैसे मैंने कराया कि स्मृति स्तर का शिक्षण, फिर उसके बाद अवबोध स्तर का शिक्षण, इसके बाद से अब हम तीसरे नंबर पर देखेंगे चिंतन स्तर का शिक्षण। और ये जो है हंट का प्रतिमान है, यानी कि इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव लेवल हंट्स टीचिंग मॉडल्स, यानी कि हंट का जो टीचिंग मॉडल है चिंतन स्तर का, उसको हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस स्तर के शिक्षण में सृजनात्मक अनुदेशन होता है, यानी कि बच्चे अब सृजन करना यानी कुछ क्रिएटिविटी करके नई चीजों को बनाना सीखने लगते हैं। और उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा इससे ऊपर के बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के उच्चतर स्तर पर होने के कारण अधिगम विषय वस्तु के उद्देश्य भी पहली अवस्था से उच्च स्तर के होते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको स्मृति स्तर के शिक्षण के बारे में बताया और बोध स्तर के शिक्षण के बारे में बताया, लेकिन अब ये जो हमारा चिंतन स्तर है इसमें हम दोनों चीजों को अच्छे तरीके से सीख लिए, लिखना, पढ़ना, बोलना और नियम सिद्धांतों का इस्तेमाल करना। अब इससे ऊपर यानी हाई लेवल की जो है एजुकेशन आपको दी जाती है, चिंतन स्तर, जिसमें आप अब खुद से अध्ययन करना सीखते हैं, किसी नई चीजों को सृजन करना सीखते हैं। ये सभी चिंतन स्तर के शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली अवस्था से उच्च स्तर के होते हैं और इस अवस्था में शिक्षण अधिगम के उद्देश्य का उच्चतर स्तर ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन करना, उद्देश्यों का निरूपण नियम ढंग से किया जा सकता है। तो देखिए जिसमें अभी आप पहले स्तर में यानी स्मृति स्तर के शिक्षण के अंतर्गत विश्लेषण आप नहीं कर पा रहे थे, संश्लेषण यानी कि आंकड़ों को जो है कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं उद्देश्यों को चिंतन स्तर के शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि बालकों में सूचनाओं के संगठन, संप्रेषण तथा प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास हो सके। तो देखिए कि आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है, फिर उसका संप्रेषण यानी कि उसको अगर इस्तेमाल करना हो तो बोल के बता सके, फिर प्रस्तुतिकरण, इसके अतिरिक्त विश्लेषण, यहाँ पे जैसे बताया गया कि बहुत सारा आपको आंकड़ा दे दिया गया, उसको किस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं, फिर किसी चीजों को खुद कैसे मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाया जा चुका है तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं, कि कोई क्वेश्चन गलत है, कोई तथ्य गलत है तो उस पर आप तर्क दे सके। तो इन सभी चीजों के बारे में डेवलपमेंट आपके पूरे मस्तिष्क में हो जाता है और इसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली आप सभी को बताया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि बालकों में सूचनाओं के संगठन यानी जो इंफॉर्मेशन है उनके मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठन होना, फिर संप्रेषण यानी कि अच्छे तरीके से वो बोल सकें, अगर कोई क्वेश्चन मौखिक रूप से टीचर्स पूछता है तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन करके बता सके, प्रस्तुतिकरण कर सके। उसके अतिरिक्त विश्लेषण, कुछ भी अगर मान लीजिए एक वर्ड दे दिया गया, मान लीजिए कि पृथ्वी पे पानी की कमी या पृथ्वी का जीवन काल कैसे है, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ है, तो उसके बारे में वो बहुत सारे शब्दों में अच्छे तरीके से लिख सके, जो कि उसको प्रीवियस क्लासों में अच्छे तरीके से टीचर्स के द्वारा बताया गया है या खुद से उसने स्टडी की है। संश्लेषण यानी आंकड़ों का फिर से पुनः संश्लेषण करना, फिर उनका मूल्यांकन खुद से कि क्या वो गलत है या सही है। ये सभी चीजें जो है आप चिंतन स्तर के शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत सीखते हैं। तो यहाँ पर आशा करता हूं कि आप सभी को चिंतन स्तर का जो शिक्षण मॉडल है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो मॉडल है किसके अंतर्गत दिया गया है, ये हंट महोदय के अंतर्गत दिया गया है। हंट्स टीचिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो है शिक्षण के स्तर के बारे में डिस्कस किया। 3 जो शिक्षण के इंपॉर्टेंट स्तर होते हैं, पहले तो आपका स्मृति स्तर की शिक्षण, उसके साथ ही साथ आपका अवबोध यानी कि बोध स्तर का जो शिक्षण स्तर होता है, इसके साथ लास्ट में जो हमारा था चिंतन स्तर का जो शिक्षण होता है उसको हमने डिस्कस किया कि 3 स्तर पे जो है शिक्षण किया जाता है। और पहले जो स्मृति स्तर का शिक्षण स्तर है उसमें जो है बालक अभी स्कूल जाते हैं, जिसमें उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो वहां पर उनको संरचनाओं का ज्ञान किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका जो शरीर और मानसिक जो है ग्रोथ है अच्छे तरीके से नहीं होता है। लेकिन सेकेंड स्टेज में जैसे ही उनका विकास हो जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो अवबोध के अंतर्गत उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है, मौखिक रूप से वो बोल सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इन पे काम किया जाता है। लेकिन तीसरे स्टेज में जो चिंतन स्तर का नॉलेज है, चिंतन स्तर की जो शिक्षण है, इसके अंतर्गत बच्चे बहुत कुछ
सीख जाते हैं और नए चीज़ों का सृजन करते हैं। इसके अंतर्गत वो मूल्यांकन कर लेते हैं, संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, किसी चीज़ों का पुनः प्राप्तिकरण करते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? चिंतन स्तर के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके साथ ही साथ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को कैसे और इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में भी अगर आपके पास सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे या किसी और एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बता सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको फ़ायदा हो तो दूसरों को शेयर करिए, फ्री में उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं सभी कंटेंट के लिए आपको कोचिंग में बहुत सारे चार्ज करने होते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। जल्द ही हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप चैनल के साथ बने रहें, आगे आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।